Hello everyone, welcome to this channel Acadesia. I welcome you all. Good morning everybody. और ये जो मैं लेक्चर लेने वाला हूँ ये 6th लेक्चर है सॉल्यूशन का। ठीक है, अभी तक जितना भी पढ़ाया हूँ आप लोग उसे रिवाइज करें, या जिन्होंने लेक्चर नहीं देखा उसको 1 से कंटिन्यू करें। बहुत ईजी वे में पढ़ाया गया है। ठीक है, थोड़ी आज एनर्जी लेवल कम रहेगी क्योंकि आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। ठीक है, बट ट्राई करूँगा कि पूरा ही समझा दूँ। ठीक है ना, तो वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, थोड़ा सपोर्ट दें। इतना एफर्ट लग रहा है तो सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है ना, बहुत एफर्ट लगता है और आशा करता हूँ आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए फिर इसी बात पर हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले थैंक्स टू अंकित खान जिन्होंने ये पीपीटी डिज़ाइन की। बहुत मेहनत करते हैं वो भी आपके लिए, और पीपीटी डिज़ाइन करने में एफर्ट लगता है। ठीक है ना, चलिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं आगे। ठीक है ना, आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो अगर मैं बात करूँ चैप्टर की मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स की, मतलब कि जिससे सवाल बनते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स नहीं कहेंगे, जिससे सवाल बनते हैं, तो वो 2-3 चीज़ें होती हैं: रॉल्स लॉ, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ और वांटा फैक्टर। तो रॉल्स लॉ हमने अच्छे से कवर कर रखा है। आज दूसरा टॉपिक हम लोग कवर करने वाले, दैट इज़ कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। क्या कवर करने वाले? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। ठीक है ना, तो ध्यान से समझना। अब भाई इसकी डेफिनेशन क्या है? इसमें देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज से आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि हम लोग किसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं जो सॉल्यूशन से रिलेटेड होगा। तो इसमें क्या डेफिनेशन बोलता है कि द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स ओनली ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे। आपने पहले भी कुछ पढ़ रखा है, ठीक है ना, प्रॉपर्टीज जैसे लॉ पढ़ रखा है, लेकिन इसमें क्या है, वो बहुत सारे फैक्टर पर डिपेंड करते थे, टेम्परेचर पर डिपेंड करते थे वो प्रॉपर्टी, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करेंगे। वैसे प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन को अपन क्या बोलेंगे? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो अब ध्यान से सुनना, जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वो क्या है? क्या नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, यानी मान लो मोल्स पे डिपेंड करता है इन सॉल्यूशन, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, या उसको नंबर को अपन मोल्स के टर्म में भी लिख सकते हैं। और मोल्स जो होता है वो क्या होता है? मोलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना। देखो, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूशन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी, तो इतनी टोटल कितनी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज है? 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी। अभी तक तो कोई रॉकेट साइंस पढ़ाया नहीं, इसलिए समझ में आ रहा होगा कि जो प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पर डिपेंड करती है वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बोलते हैं। टोटल 4 कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है ना, पहली है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP से जिसको डिनोट करेंगे अपन। दूसरा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। और चौथा है ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो इनको ऐसा कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो है वो डिपेंड करते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। दैट्स वाई इनको अपन ने क्या बोला है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बोला है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई हमने इनको क्या बोला है? कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज बोला है। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो अब मेरा एम क्या है कि मैं एक एक कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करूँ अच्छे से। जैसे आज मैं सिर्फ एक ही डिस्कस करूँगा क्योंकि एफर्ट लगता है समझाने में। मैं चारों कवर करा सकता हूँ, लेकिन उतना कंटेंट आप डाइजेस्ट कर पाएंगे इसकी गारंटी में नहीं ले सकता ना। इसलिए खाएंगे आराम से, थोड़ा थोड़ा खाएंगे। समझ आ रहा बात? तो ठीक है, पहला जो प्रॉपर्टी होगा वो होगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ये चीज़ तुमको ध्यान से समझनी होगी। सीधी बात मैं बता देता हूँ, ध्यान समझना। बहुत डिफ़िकल्ट माने जाते हैं चीज़ों को, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आती है ये सब चीज़ें। क्या करना चाहते हो भाई साहब? इस प्रॉपर्टी का कहने का क्या मतलब है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का कम होना, रिलेटिव मतलब किसी के रेस्पेक्ट में वेपर प्रेशर का कम होना। रिलेटिव उसी को बोलते हैं, सॉरी। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसको बोले? क्या ये बताना चाहते हैं कि वेपर प्रेशर किसी के रेस्पेक्ट में कम हो रहा है। ठीक है ना, तो ये कैसे हो रहा है इस प्रॉपर्टी के माध्यम से समझते हैं। तो उन्होंने बोला है कि व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व्ड इन अ सॉल्वेंट, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल क्या होता है भाई साहब? सॉलिड इन लिक्विड। अंडा को डाल दो पानी में, ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स लोअर देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज नोन एज RLVP।
क्या होता है इसमें कि अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को, मतलब मान लो सॉलिड पार्टिकल है कुछ, ठीक है, तो आप सॉल्वेंट में ऐड करते हो ना, तो वेपर प्रेशर ऑफ जो सॉल्यूशन होता है, जब आपने वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व करा दिया तो वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है देन डेट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, प्योर सॉल्वेंट से। ऐसा क्यों होता है अगर आप ध्यान से समझें, मैं थोड़ा सा केस ड्रॉ करना चाहता हूँ। केस 1 में क्या है कि मान लो मैं एग्जांपल ले रहा हूँ वाटर प्लस शुगर या वाटर प्लस समथिंग, ठीक है, सॉलिड अंडा डाल देते हैं, ठीक है, ये वाटर है, ठीक है ना, केस 1 में। केस 2 में क्या है, लिक्विड प्लस सॉलिड का इमिसिबल सॉल्यूशन है जिसको अपन नॉन वोलेटाइल बोलेंगे। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को हमने ऐड किया, क्या इसमें जो मोल फ्रैक्शन देखा जाएगा पूरा सॉल्यूट का, वो क्या 1 है? लेकिन ये क्या है, इसमें 2 कंपोनेंट आएंगे ना, x1 प्लस x2, ठीक है। तो क्या x1 इक्वल टू 1 होता है नियम से? तो इक्वल है, ग्रेटर नहीं है, गलती से हो गया, ठीक। तो क्या x1 की वैल्यू क्या 1 से कम हो जाएगी? बोलो, कम होगी ना। जब x1 घट गया तो तुमने पढ़ा है अभी तक कि प्रेशर जो था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था मोल फ्रैक्शन के। तो क्या पहले केस में x1 ज़्यादा है प्योर सॉल्वेंट में, तो क्या प्रेशर ज़्यादा होगा? बोलो, हाँ ना बोलना पड़ेगा। मैं क्या बोला, केस 1 में प्योर लिक्विड था, तो जब प्योर लिक्विड था तो इसकी मोल फ्रैक्शन की कंप्लीट वैल्यू क्या थी? x1 की वैल्यू क्या थी? 1। x2 तो 0 था ना, x2 तो 0 था, कुछ डाला ही नहीं ना भाई हमने। और अब जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं सॉल्यूशन में, तो क्या एक नया कंपोनेंट आएगा x2, तो x1 प्लस x2 क्या होता है? 1। तो x1 की जो वैल्यू आएगी 1 माइनस समथिंग आएगी, x2 आएगी ना। तो क्या ये x2 x1 की वैल्यू इस केस में 1 से कम होगी? हाँ सर, कम होगी। और आपने पढ़ा है कि वेपर प्रेशर जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के मोल फ्रैक्शन के। हम लोग बोलते थे सॉल्युबिलिटी, जिस सॉल्युबिलिटी के प्रोपोर्शनल, सॉल्युबिलिटी हम लोग मोल फ्रैक्शन के टर्म में डिस्कस करते थे। तो क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल फ्रैक्शन के? तो पहले केस में मोल फ्रैक्शन ज़्यादा है या कम? पहले केस में 1 है मोल फ्रैक्शन, दूसरे में 1 से कम है, तो पहले केस में प्रेशर ज़्यादा है। तो जब प्योर सॉल्वेंट है तो प्रेशर क्या है? प्रेशर ज़्यादा है। और जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करा तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। तो आपको ये चीज़ अब हमको लगता है मैकेनिज्म के द्वारा समझ में आ गई होगी कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है ना। प्रेशर कम क्यों हुआ? क्योंकि हमने नॉन वोलेटाइल ऐड किया तो मोल फ्रैक्शन ऑफ प्योर सॉल्वेंट घट जाएगा, क्योंकि x1 प्लस x2 क्या होता है? 1 होता है। तो x1 की वैल्यू 1 से कम। और प्रेशर जो होता है वेपर प्रेशर, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है? मोल फ्रैक्शन के। तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्लियर है बात? तो ये तो मैंने समझा दिया कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे तो क्या होगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर घट जाएगा। इसी मैकेनिज्म को हम लोग क्या बोल रहे हैं? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग में किसके रेस्पेक्ट में बात की जा रही है? वो सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्योर सॉल्वेंट हो, ठीक है, क्या हो? प्योर सॉल्वेंट, उसका प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है ना। अब दूसरा केस में बढ़ते हैं। दूसरा क्या, अगर मान लो कि x2 जो है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, इसमें मैंने x1 से पढ़ाया था, ठीक है ना, और गलत लिखा इन्होंने x1, ठीक है, x1 यहाँ एरर है। x1 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट है, और x2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट है। तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? P इज इक्वल टू x1 P0। ऐसा क्यों सर? तुमको याद हो कि सॉलिड का प्रेशर अपन क्या कंसीडर करते हैं? 0। क्यों भाई साहब? बिकॉज दे आर इनकम्प्रेसिबल, उन पर कोई इफेक्ट नहीं होता है। तो प्रेशर कितना है? x1 P0, ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो x1 P0 है, कब? जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया। अब तुमको मैंने ये तो समझा दिया ना कि x1 कम होगा नॉन वोलेटाइल में, दिखा दिया वो तो शो करके। तो रिडक्शन ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना होगा? पहले मान लो प्योर में P0 था प्रेशर, हम लोग P0 क्या लेते हैं? प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर। तो P0 माइनस P, प्रेशर ज़्यादा है,
तो पी नॉट माइनस पी को क्या लिख सकते हो, x1 पी नॉट लिख सकते हो। हाँ सर लिख सकते हैं। क्या कॉमन बन रहा है यहाँ पे, पी नॉट कॉमन बन रहा है, तो 1 माइनस x1 पी नॉट। तो 1 माइनस x1 क्या होता है, x1 प्लस x2 1। तो x2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 माइनस x1। तो ये जो 1 माइनस x1 हुआ वो क्या है, x2 है ना। तो तुम देखो तो क्या आया, डेल्टा p इज इक्वल टू x2 पी नॉट। अब एरर अगर पढ़े होगे तो हम लोग एरर में लेते हैं चेंज अपॉन पी और, मतलब इनिशियली जितना था। तो डेल्टा p बाई पी नॉट कितना आ गया, x2 के बराबर आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साफ मिलेगा आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डेल्टा p बाई पी नॉट किसके बराबर आ गया, x2 के बराबर आ गया। x2 क्या था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट था। तो क्या एक चीज़ आप समझ रहे हो, याद कर लेना कि जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के। जो आपने नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करा है ना, तो उसमें जो मतलब उसने ही लोअर मतलब वेपर प्रेशर को कम किया, और रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर हो जाता है। तो अगर आप बात करें कि N1 और N2 अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूट है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, देन रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके बराबर होता है, तुमको याद होगा। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर थोड़ा सा इन्होंने कम लिखा, मैं लिखता हूँ डेल्टा p बाई पी नॉट होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। डेल्टा मतलब चेंज, तो इनिशियली कितना था, पी नॉट माइनस का p अपॉन का पी नॉट। ये अभी पढ़ के आए, ये किसके बराबर होगा, सॉरी मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होगा x2। और x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N2, बोलो बोलो, N2 अपॉन N1 प्लस N2 होगा ना। तो सिंपल सा बात है, जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर होता है। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हमने यहाँ x2 कंसीडर किया था, तो x2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो अब देखो, अब बोला गया कि N2 अपॉन N1 प्लस N2 था, ठीक है, मोल फ्रैक्शन की वैल्यू। तो अब बोला गया ना कि सॉल्यूशन बहुत डाइल्यूट है। डाइल्यूट का मतलब होता है पतला, पतला मतलब सॉल्यूट उसमें बहुत कम है, सॉल्यूट बहुत ही कम है। तो क्या हम N2 का, N2 क्या था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट था, क्या हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, हाँ सर कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, N2 अपॉन N1। अब देखो N2 का तुमको फॉर्मूला पता है, गिव अगर मास दिया होगा तो क्या लिखोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फिर N1 का क्या होगा, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो इधर W1 हो जाएगा, ऊपर M1 चला जाएगा। क्या यही एक्सप्रेशन आया, बोलो, बहुत सिंपल है ना। तुमको बस इतना याद रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन, याद भी नहीं करना, मैंने तो आपको मैकेनिज्म समझा दिया। वेपर प्रेशर क्यों घटेगा, इतनी तो स्लाइड में भी दे नहीं रखी, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में पूरी बात आ जाएगी। क्योंकि भाई सॉल्यूशन में जब नॉन वोलेटाइल ऐड करोगे तो x1 की वैल्यू घट जा रही थी, मैंने ऐसे बताया, इसमें दूसरे तरीके से इन्होंने बताया। तो बस आपको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जब भी होगा वो किसके बराबर आने वाला है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। अब इसके सवालों को कैसे समझना है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ W1 W2 क्या था, मास था, गिवन मास था, और M1 M2 मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट रेस्पेक्टिव। पता, समझ आ गया बात। ये सवाल लेते हैं, इससे जितनी भी चीज़ें समझाई है ना वो क्वेश्चन के माध्यम से दोबारा आपका रिवाइज हो जाएगा। देखो क्या है कि सॉल्यूशन जो है वो प्रिपेयर्ड किया जा रहा है बाय डिजॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मतलब ये क्या है, अभी आपने जो एक्सप्रेशन पढ़ा, मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट करता हूँ, 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। क्या आपने यहाँ से N2 निकालेंगे, 10 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, ठीक है। मतलब ये किसका मास है, ये है W2, है ना, है कि नहीं बताइए। और क्या दे रखा है, इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। तो ये क्या है,
ये है W1, है ना। इट हैज़ अ वेपर प्रेशर ऑफ 31.84 मिलीमीटर ऑफ mm ऑफ Hg। ठीक है, वेपर प्रेशर दे रखा है। वेपर प्रेशर क्या था? P कितना है? 31.84 mm ऑफ Hg। अगर आप गिवन इंटरप्रेट कर लेते हो तो सवाल इजी हो जाएगा। टेम्परेचर से कोई मतलब ही नहीं होता यहाँ पे। ठीक, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको M2 कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो आप बताओ रिलेटिव, ये देखो क्या हो रहा है जब आप नॉन वोलेटाइल। आपको सवाल ये कैसे समझ में आएगा कि ये RLVP का सवाल है? पहला मेरा वही मुद्दा होता है बताने का। अब जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करोगे, ठीक है, तो क्या वेपर प्रेशर घटेगा? बोलो हाँ कि ना। पढ़ा के आया हूँ। तो आपने इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया है, वेपर प्रेशर के बारे में बात हो रही है, और यहाँ पे प्योर वाटर का वेपर प्रेशर इन्होंने दे रखा है ना। तो क्या है ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की ही बात कर रहा है ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट आप ऐड कर रहे हो। तो इससे आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है। तो आपको पी नॉट की भी वैल्यू दी हुई। पी नॉट कितना बॉस? 32 mm ऑफ Hg। P1 कितना है? 31.84। तो क्या आप RLVP निकाल लोगे? RLVP कैसे निकालोगे? P नॉट माइनस का P अपॉन P नॉट। तो अगर देखें P नॉट था 32 माइनस 31.84, 32 माइनस 31.84, देखो कितना आता है। ये आता है, देखो 32 माइनस 31.84। अब ये किसके बराबर होगा आपको पता है? ये x2 के बराबर होगा। x2 को क्या लिखोगे? N2 अपॉन N1 प्लस N2। तो हम जनरली N2 को नेग्लेक्ट करते थे, लेकिन ये सवाल देख के आप करोगे। 10 ग्राम को 200 ग्राम में डाला गया है। ठीक है, तो ये डाइल्यूट ही है क्योंकि इसका कंसंट्रेशन बहुत, इसका मतलब मोल्स बहुत कम है। तो x2 किसके बराबर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली? N2 को नेग्लेक्ट कर दोगे तो क्या आ जाएगा? N2 अपॉन N1 आएगा। आपको क्या निकालना था? आपको क्या निकालना है? मोलर मास ऑफ सेकेंड। तो इसका क्या हो जाएगा? W2 अपॉन M2। ठीक है, और N1 की वैल्यू M1 अपॉन W1। आपको M1 पता है 18, W2 भी पता है आपको 10, W1 भी दे रखा है 200 ग्राम। क्या M1 निकल जाएगा? हाँ निकल जाएगा। इसकी वैल्यू तो आपने फाइंड ही कर रखी है, बस सिंपल। देखो यही करा है इसने। W2 जो है 10 ग्राम है, W1 है 200 ग्राम, P ये सब मैंने करा रखा है। तो क्या होता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर? P नॉट माइनस P अपॉन P नॉट। इन्होंने डायरेक्ट लिख रखा है N2 अपॉन N1। मैंने समझा दिया क्यों, क्योंकि N2 बहुत कम था तो डेनोमिनेटर से नेग्लेक्ट हो गया। N2 को क्या लिख सकते हो? W2 अपॉन M2 अपॉन W1 अपॉन M1। तो W2 कितना था? 32 ग्राम। P नॉट कितना था? प्योर वाटर 32, और सॉल्यूशन का 31.84 अपॉन 32। W2 10 ग्राम अपॉन M2। W1 200 ग्राम, वाटर का मोलर मास 18। क्या यहाँ से M2 आ गया? 180 ग्राम पर मोल। यही चीज़ें थी। ये ग्राफ ऐसे ही दिया हुआ है। ठीक है, ये मैं पहले पढ़ा चुका हूँ। तो क्या ये आपको थीम समझ में आया कि जब भी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का सवाल आएगा तो उसमें करने का क्या मुद्दा उनका? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके वेपर प्रेशर को घटा रहे हैं। तो रिलेटिव का मतलब होता है डेल्टा P बाई P नॉट। और डेल्टा P को कैसे लिखोगे? P नॉट माइनस P, प्योर माइनस अभी का प्रेशर अपॉन P नॉट। ठीक, वो x2 के बराबर। तो x2 क्या होगा? N2 अपॉन N1 प्लस N2। N2 कम था तो N2 को 0 यहाँ रख दिया। ठीक है, तो W2 बाई M2 अपॉन W1 बाई M1 हो गया। 32 था P नॉट वाटर प्योर सॉल्वेंट का, 31.84 था सॉल्यूशन का 32, 10 बाई M2 अपॉन 200 अपॉन 18। ये M2 यहाँ से कैलकुलेट हो गया। am I right? ठीक है, मैं क्विकली फिर से रिवाइज करा देता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो जाए। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है अभी, बहुत एफर्ट लग रहा है, समझे? फिर से आप देखना।
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होता था, वैसे प्रॉपर्टी जो सिर्फ नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करेंगे, वैसे प्रॉपर्टीज़ को हम क्या बोलेंगे, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ बोलेंगे। ठीक है, तो हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी देखी जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं। कौन कौन, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है ना। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूशन पे डिपेंड करता है, और नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स होगा। तो मोल इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो मोलर मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ थी। अब हमने डायरेक्ट गए पढ़ने कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे होता है, तो इसने बोला कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो जो प्योर सॉल्वेंट होता है उसका प्रेशर ज़्यादा होता है नॉन प्योर सॉल्यूशन से। मैंने प्रूव भी कर दिया था कि x1 की वैल्यू कम हो जाती है। ठीक है ना, तो इसीलिए नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पे सॉल्यूशन की प्रेशर घट जाती है प्योर सॉल्वेंट से। तो जैसे x1 जो था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट था, x2 था मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जा रहा था, प्रेशर P इज इक्वल टू x1 P नॉट और प्लस x2 P नॉट, x2 भी होगा लेकिन x2 P नॉट, लेकिन वो जीरो होता है, उसका वेपर प्रेशर सॉलिड का जीरो कंसीडर करते हैं। ठीक है ना, तो x1 का वैल्यू नॉन वोलेटाइल के केस में कम होगा क्योंकि x1 प्लस x2 क्या होता है 1, तो x1 की वैल्यू 1 माइनस x2 होगी। समझ आ रहा है, तो प्रेशर घट जाता था। और जो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आती थी वो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर आती थी। ठीक है ना, x2 के बराबर आती थी। तो x2 को क्या लिख सकते थे, n2 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, n2 अपॉन n1 प्लस n2। डाइल्यूट सॉल्यूशन के केस में n2 क्या होगा, कम, तो n2 अपॉन n1 हो जाता था। ठीक है, यहीं पढ़ा, n2 को क्या लिख सकते हो, गिवन मास ऑफ अपॉन मोलर मास, और n1 को भी गिवन मास अपॉन मोलर मास। यही सारी चीज़ें थी। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो पहले आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, डाउट्स पूछे, कोई भी क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड तो उसमें पुट करें ताकि मैं उसको सॉल्व करके आपका डाउट क्लियर कर सकूँ। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। ओके, बाय एवरीवन, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दबा के। ठीक है ना, बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों।